हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे यूनिट की थर्ड वीडियो है जो यूनिवर्सिटी का जो पेपर है होने वाला है उसके ऊपर ही बनाई गई है। ये थर्ड ईयर के बीए प्रोग्राम के जो कोर्स है हिस्ट्री का उसके ऊपर ये वीडियो है। तो थर्ड वीडियो है ये हमारी, इसकी हमने बात कर ली है। तो आज का हमारा काम क्या है, पेरिस शांति सम्मेलन को समझना, वार्सराय की संधि को समझना और इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो आए हैं उसके बारे में, उनके क्वेश्चन को एनालाइज करना और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रीय संघ एवं उसके शासन प्रणाली। गला खराब है थोड़ा। तो ये हमारे चैप्टर से जो जिस पे हमने फतह जीत ली है। तो पहले के जो 3 चैप्टर्स थे वो हमने कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने अवधारणा और परिभाषा 20वीं सदी की, पूंजीवादी औद्योगिकरण, कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लिया है, वर्ल्ड वॉर 1 कॉजेज एंड इम्पैक्ट पढ़ लिए हैं, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा काम है पेरिस शांति सम्मेलन पढ़ना। तो आज इसके पढ़ेंगे, साथ में इसके अंदर जो कार्य किए गए उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ में वार्सराय की संधि क्या थी और किस तरीके से ये जर्मनी के ऊपर थोपी हुई संधि थी उस पर बात करेंगे, और राष्ट्रीय संघ क्या है उसके बारे में बात करेंगे और इसकी विभिन्न संस्थाएं क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के कि क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप है, पेरिस शांति सम्मेलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था लास्ट के 4 ईयर के जो पेपर है मेरे पास, उनको मैंने देखा है ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पर पेस्ट करके दिखाया है कि राइट एन एसे टू अ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। इसके ऊपर सिर्फ ऐसे लिखने के लिए क्वेश्चन आया है, पेरिस शांति सम्मेलन पर एक निबंध लिखें। निबंध के अंदर आपको सब कुछ लिखना है जो पेरिस शांति सम्मेलन से जुड़ा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वार्सराय की संधि से रिलेटेड है। ये भी लास्ट ईयर के 4 ईयर के जो पेपर्स हैं उसको एनालाइज करके निकाले गए क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ट्रीटी ऑफ वार्सराय। तो वार्सराय की संधि की प्रमुख विशेषता की व्याख्या कीजिए। वार्सराय की संधि एक थोपी गई संधि थी जो जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी, इसके बारे में बात करिए। तो संधि की विशेषता और उसकी किस प्रकार से थोपी गई संधि थी इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिस शांति सम्मेलन क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजय देशों का जो सम्मेलन हुआ उसे पेरिस शांति सम्मेलन कहा जाता है। जीते देशों पर लागू की जाने वाली शांति की शर्तों का निर्माण हुआ। मतलब ये हुआ कि जो युद्ध हुआ, जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, जो सेंट्रल पावर्स एंड अलायंस पावर के मध्य हुआ था, तो उसके बारे में हमने पहली वीडियो में देख लिया है। जिसने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके मस्ट देखे, तब जाके ये अच्छे से और समझ आएगा। तो 1919 में पेरिस सम्मेलन होता है। विश्व के 32 देश इसमें भाग लेते हैं। मुख्य निर्माण क्या किया गया इस पेरिस सम्मेलन में मुख्य निर्माण ये हुआ कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना और शांति संस्थाओं की स्थापना की गई और संधियां की गई। तो ये इसका इंट्रो था। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं लिखना, मगर जो क्वेश्चन आया है तो उस पर इंट्रो में पहले ये लिख देना है, उसके बाद जो आगे का काम है वो इस टाइप से है। तो पेरिस सम्मेलन की गई संधियां, तो इसमें कुछ 5 प्रकार की संधियां हैं, 5 या 6 प्रकार की संधियां हैं, जिसमें से इस प्रकार से। तो पहली संधि है वार्सराय की संधि। तो जर्मनी और गठबंधन देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि के बीच में संधि हुई। किसके बीच में? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और रूस। जो जीते हुए थे और जो हारा हुआ देश था, जो सबसे ज्यादा पिछड़ चुका था उस टाइम पर, वो जर्मनी था। तो उनके बीच में संधि हुई। जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वार्सराय की संधि पर हस्ताक्षर किया। इसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा एंड में जाके और देखें, क्योंकि इसके ऊपर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और आने की संभावना पक्की है। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के बड़े भाग का हिस्सा छोड़ना पड़ा। जर्मनी की कुछ नियम और कुछ ऐसी संधियां की गई जिससे उसकी टेरिटोरियल्स को उससे छीन लिया गया, उसकी भूमि के क्षेत्र उससे छीन लिए गए। राज्य पर कब्जे करने का प्रतिबंध अब हटा दिया कि अब जर्मनी किसी भी राज्य के ऊपर अपना प्रतिबंध नहीं कर सकता है। सेना नहीं रख सकता है, सेना का आकार भी सीमित कर दिया। भारी क्षति थोपी गई, मतलब उसके ऊपर आर्थिक कर टाइप का, जिसे कहते हैं वॉर गिल्ट, युद्ध करने का परिणाम के रूप में युद्ध करा आपने तो उसके लिए आपको अब हमें पैसा देना पड़ेगा, जिसको वॉर गिल्ट कहते हैं। ये वॉर गिल्ट है जो भारत में भी इस प्रकार से देखा जाता है। जब 1770s
60s 80s 90s के टाइम पर जब अंग्रेज यहाँ पर युद्ध कर रहे थे मराठाओं से, टीपू सुल्तान से बंगाल में, तो उस प्रकार से वो वॉर गिल्ट लगाते थे, तो ट्रीटी एंड वॉर गिल्ट की गेम खेलते रहते थे। तो दूसरी है सेंट जर्मन एंड लाई की संधि। इसमें चलो चेकोस्लोवाकिया राज्य की स्थापना की गई। बोस्निया एवं हर्जिगोविना प्रदेश को छीनकर साइबेरिया बनाया। ऑस्ट्रिया व जर्मनी के साथ राजनीतिक संबंधों पर रोक लगी। अब ये हुआ कि इसमें चेकोस्लोवाकिया बनाया गया। चेकोस्लोवाकिया बनाने के बाद बोस्निया और हर्जिया के बीच में प्रदेश जो था उसको छीनकर साइबेरिया बनाया गया, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में कोई शांति और राजनीतिक संबंध नहीं होगा, मतलब कोई संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि ये जीते हुए देशों अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस ने ये प्रतिबंध जर्मनी पे लगा दिया। तो ये इसी प्रकार से जर्मनी इसको थोपी हुई संधि कहता है। तो तीसरी थी सर्वेसर की संधि। तुर्क जर्मनी की ओर से लड़ा था और पराजित होने के बाद उसे मित्र राष्ट्रों ने संधि करनी पड़ी। तुर्क जो था वो जर्मनी की साइड से लड़ रहा था, तो उसके साथ उसकी संधि है कि ये संधि किसके साथ हुई, तुर्क और जो जीती हुई शक्तियां थी उनके बीच में। मिस्र, सूडान, फिलिस्तीन, मोरक्को, अरब, सीरिया, ईरान आदि क्षेत्रों को तुर्क से अलग किया गया। ये जो सारे क्षेत्र थे उन पे जिसने तुर्क ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था उनसे इनको छुड़वा दिया गया। सीरिया पर फ्रांस एवं फिलिस्तीन एवं ईरानी पर ब्रिटेन का नियंत्रण हुआ। सीरिया पर फ्रांस एवं फिलिस्तीन, सीरिया पर किसका नियंत्रण हुआ, फ्रांस और फिलिस्तीन का नियंत्रण हो गया, और ईरान पर ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण रख लिया। ईरान ने ब्रिटेन पे इसलिए नियंत्रण रखा क्योंकि ईरान के क्षेत्र के अंदर अधिक मात्रा में तेल उत्पादन प्राप्त होता है, तो इस कारण से उन्हें वहां रखा। ट्रियाना की संधि, ये नाम इतने अजीब है, ट्रियाना की संधि। हंगरी के कुछ क्षेत्र रोमानिया को दे दिया। हंगरी का कुछ क्षेत्र रोमानिया को दे दिया। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस संधियों में, बस एक इंपॉर्टेंट है पेरिस की संधि, वार्सराय की संधि। पेरिस का शांति सम्मेलन के अंदर वार्सराय की संधि। न्यूजील सूरसेन की संधि, सूरसेन की संधि। बुल्गारिया के कुछ क्षेत्र यूनानी एवं यूगोस्लोवाकिया को दे दिया गया। बुल्गारिया कुछ क्षेत्र यूगोस्लोवाकिया को दे दिया गया। बस इसमें उतना ज्यादा नहीं है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो अब आएगी बात वार्सराय की संधि, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पेपर में आना ही आना है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो नवंबर 1918 में हुआ ये संधि। जर्मनी को दो विकल्प दिए गए। जर्मनी हार चुका था, उसके पास दो विकल्प थे, संधि पर हस्ताक्षर करे, या तो संधि पर हस्ताक्षर करे, नहीं तो मित्र राष्ट्र से युद्ध के लिए रेडी हो जाए। तो जर्मनी, तो उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। तो जर्मनी ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि वह जानता था, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ चुकी थी, लोगों का भी उस पर विश्वास नहीं था, जर्मनी की जनता पर भी लोगों को उतना विश्वास नहीं था, क्योंकि दरअसल उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। वार्सराय के परिणाम। संधि महत्तरीय, मतलब जो जीते हुए राष्ट्र थे को संतुष्टि देती, परंतु प्रतीत हुई क्योंकि उनकी निगाहों में एक संतुलन संधि थी जिसने जर्मनी को कमजोर किंतु साम्राज्यवाद के विस्तार को रोकने लायक प्राप्त सशक्त बनाया रखा था। मतलब ये हुआ कि जो जीते हुए नेशंस थे उनके लिए ये संधि बहुत अच्छी थी और जर्मनी के ऊपर पूर्ण तरह से नियंत्रण कर लिया गया। जो जैसे कि हमने पीछे देख चुके हैं, सेना रखने नहीं दिया, उसका आर्थिक क्षेत्र था जो उसको गिराने के लिए उस पर वॉर गिल्ट लगा दिए गए, वहां की जनता उसके साथ नहीं दे रही थी, उससे जिसने अधिपत्य कर रखे थे, जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अपना अधिपत्य कर रखा था वो क्षेत्र उनसे छीन लिए गए। और क्या क्या हुआ, जर्मनी के साथ लगती फ्रांस सीमा को एक अन्य जर्मनी आक्रमण से सुरक्षित रखा और एक संगठन राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी। वार्सराय की संधि के अंदर ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी गई। अगला पॉइंट में, हालांकि इससे समूचे जर्मनी को रोष उत्पन्न हुआ क्योंकि यह महसूस किया गया कि एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी के साथ नाइंसाफी की गई। एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी के साथ नाइंसाफी की गई क्योंकि उसके ऊपर अधिक, जिस जगह पर उसका मतलब पहले से ही जिस क्षेत्र पर उसका अधिकार था उनसे वो क्षेत्र छीन लिए गए, उनके ऊपर आर्थिक ऋण अधिक लगा दिया गया, उनकी
अर्थव्यवस्था खराब कर दी, कि उनके क्षेत्र छीन लिए गए, उनको सैन्य शक्ति नहीं रखने दी। तो इस प्रकार से उनको लग रहा था कि ये एक नाइंसाफ संधि है। इन सब के उपरांत जर्मनी अपने ऊपर थोपी गई ये वह दोषपूर्ण व प्रमाण स्वरूप संधि को लगाए एक आर्थिक जुर्माना भी ग्रहण करना, जो मैंने बात कर चुका हूँ कि आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ा। कई जर्मनी नागरिकों ने महसूस किया कि वे अगस्त 1914 में जर्मनी सरकार की भूल के लिए दंड किए जा रहे हैं, क्योंकि वह सरकार की थी जिसमें ये बात कही गई थी। तो ये कहा गया कि कुछ मतलब जर्मनी के ही शासकों ने ये कहा गया कि यह सरकार की गलती थी, लोगों की, जर्मनी की आम जनता की गलती नहीं थी। तो ये हमने पीछे हमने बात कर ली है पेरिस शांति सम्मेलन क्या था, उसके अंदर की संबंधित संधियां क्या थी और वारसराय की संधि क्या थी, उसकी विशेषता और किस प्रकार से ये एक थोपी हुई संधि थी, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आना ही आना है पेपर में। तो अगला थर्ड पार्ट इस वीडियो का है जो राष्ट्रीय संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना और इसके शासन प्रणाली। तो लीग ऑफ नेशन राष्ट्रीय संघ राष्ट्रों के बीच सहयोगी अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद कायम हुए शांति के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था। तो लीग ऑफ नेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन विच फॉर यूज फॉर पीस मेकिंग, ट्रेडिंग सिस्टम्स एंड कोलैबोरेशन फॉर मैनी कंट्रीज डिस्प्यूट। तो कई प्रकार से ये डिस्प्यूट्स को, विवादों को हटाने के लिए इस प्रकार से काम करने के लिए था, अंतरराष्ट्रीय विवादों से बचने के लिए। संघ की रचना शांति के पेरिस शांति सम्मेलन के लिए 25 जनवरी 1919 को राष्ट्रीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव किया। तो वारसराय की संधि के अंदर में देख लिया कि इसके बारे में बात करते तो ये डेट है 25 जनवरी 1990 को इसके बारे में प्रस्तावित किया गया पेरिस शांति सम्मेलन में वारसराय की संधि के अंदर। तो इसके राष्ट्रीय संघ की संरचना, तो इसके ऊपर चार टुकड़े हैं। जैसे ये राष्ट्रीय संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये यूएनओ नहीं है, ये लीग ऑफ नेशन है। यूएनओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आएगा, इसलिए पहले ये। तो लीग ऑफ नेशन ये हो गया राष्ट्रीय संघ की संरचना। इसके 4 भाग हैं, संघ के 4 अंग थे और सचिवालय, परिषद, महासभा और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसके बारे में है। तो सचिवालय कौन था? सचिवालय में महासचिव जिसका नियुक्त सभा के अनुदायों के साथ परिषद द्वारा होती थी एवं इसका कार्य के लिए आवश्यक अन्य कर्मचारी थे। ये सभा के द्वारा होता था, जैसे आम सभा होती है उसमें से एक, जैसे राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार से चेयरमैन होता है, लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से होता है मुख्य अध्यक्ष, उस प्रकार से इसमें भी एक अध्यक्ष हुआ करता था। सचिवालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति महासचिव द्वारा परिषद के परामर्श से की जाती थी। जिस प्रकार से लोकसभा में प्रधानमंत्री नेताओं की नियुक्ति करता है, सबों से मिल मिला के फिर वो उसको बोलता है, जो चेयरमैन या स्पीकर होता है, उस प्रकार से वो उनकी नियुक्ति करता था। ऐसे ही सचिवालय भी एक प्रकार का वहां का प्रधानमंत्री था। 2 उप महासचिव एवं 2 ओवर महासचिव थे, जो महासचिव के महाता थे। महाता का मतलब ये था हेल्पर्स थे। तो 2 उप महासचिव थे और ओवर महासचिव थे। तो टोटल 4 बंदे थे जो एक बंदे के मदद करने के लिए थे। सदस्य राष्ट्रीय सचिवालय के खर्च वहन करते थे। जो राष्ट्र इससे जुड़े थे, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस आदि राष्ट्र इसके खर्चे के लिए निर्वहन करते। सचिवालय परिषद का सभा की तुलना में पूरे वर्ष कार्य करता था। तो ये पूरे वर्ष कार्य करते, सचिवालय, परिषद और सभा, ये पूरे वर्ष, ये 4 में से 3 बंदे, मतलब 3 संस्थाएं पूरे वर्ष काम करती थी। परिषद, संघ की परिषद में स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य तथा समवष्टि थे। 3 तरफ से स्थायी, रेगुलर, नॉन रेगुलर और टेंडर टाइप, उस टाइप से थे। पहले 4 अस्थायी सदस्यों में बेल्जियम, ब्राजील, यूनान और स्पेन ये अस्थायी थे। स्थायी में इंग्लैंड, इटली, जापानुदू, ये 4 सदस्य इसमें थे, 3 थे। तो पहले में रेगुलर जॉब पे जाने वाले बंदों में से था वो इंग्लैंड था, इटली था और जापानुदू, पता नहीं। तो ये 3 बंदे रेगुलर जाते थे और कॉरेस्पॉन्डेंस जो कर रहे थे तो वो थे अस्थायी में बेल्जियम और यूनान तथा स्पेन।
यूनान, स्पेन और बेल्जियम याद कर लेना, काफी है। हाँ, अब इसकी संस्था का तीसरा जो काम था वो है महासभा। तो महासभा क्या है? तो ये रही महासभा। सभी सदस्य राष्ट्र की एक सभा होगी। प्रत्येक राष्ट्र को 3 प्रतिनिधित्व, 3 बंदे उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे और वोटिंग पावर 1 होगा। वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करने का या एक बार बैठक करने का इसके पास है, मगर आवश्यकता पड़ने पर यह बैठक कर सकती है। अपने कार्य क्षेत्र के तहत यह विश्व शांति को प्रभावित करने वाली किसी भी मामले सुनवाई, मतलब विश्व को शांति से प्रभावित करने वाले किसी भी मामले की सुनवाई कर सकती है। मतलब विश्व में शांति बनाने के लिए किसी भी मामले की सुनवाई ये कर सकती है। तो इसके समक्ष वो मामला लाया जाएगा। यह उन मामलों पर बहस नहीं कर सकती जो केवल परिषद के लिए सुरक्षित है। परिषद के लिए जिसके अंदर हेड ऑफ काउंसिल्स टाइप के जो जीते हुए राष्ट्र है उसमें परिषद में थे, तो उन्हीं के लिए थी, उस पर यह बात नहीं करेगी। ये 2/3 बहुमत, 2/3 होने, जिसको विशेष बहुमत भारत की इसमें कहा जाता है, विशेष बहुमत के ऊपर अपना कार्य करेगी। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से थोड़ा पहले। तो 15 फरवरी 1922 को इसकी स्थापना की। 1922 से लेके 1940 के बीच न्यायालय के राष्ट्रों के बीच के 38 विवाद इसने निपटाए और सुनवाई 27 पर करी और द्वितीय विश्व युद्ध के स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को समाप्त कर दिया। तो ये इसमें हो गया बस। तो ये 3 टॉपिक थे, हमने आज कवर कर लिए हैं। तो हमारी अब एक लास्ट वीडियो बची है जो फर्स्ट बुक कंप्लीट कर देगी ऑल ओवर। तो ये सारे ग्रीन टिक्स हमारे पास अब ज़्यादा हो गए हैं, तो ये हमारी अभी लास्ट है। जो अगली वीडियो है वो जल्दी आ जाएगी। तो ये है 1917 की जो रूस की क्रांति है वो पढ़नी है, और रूस की क्रांति के इसको कारण, प्रभाव और परिणाम के अंदर हम उसको पढ़ेंगे और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखेंगे। तो इट्स माई नेम एंड एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर कॉन्टेक्ट मी एट माई Gmail एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यूली अपडेट्स, क्योंकि इस वीक मेरे को ये पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। तो अपडेट होती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी वीडियोज़ ही हैं फॉर जल्दी से इसको, हाँ इसको आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्सक्राइब करें चैनल, और उसके नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में ये पूरी वीडियो को PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। बस आपको रीड करना है, रिवाइज करना है। एनी क्वारीज फॉर मेरे को कमेंट्स करें, एनी क्वेश्चंस। तो बाय बाय, टेक केयर एंड डू स्टडी एंड मोर